नमस्कार, हम टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गढ़वारा नगर पंचायत में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर बीजेपी विधायक राजेंद्र मौर्य को अपमानित किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विधायक राजेंद्र मौर्य को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके पहुंचते ही नगर पंचायत का गेट बंद कर दिया गया। तपती दोपहर में विधायक अपनी गाड़ी के बाहर इंतजार करते रहे, जबकि अंदर कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। सूत्र के अनुसार समर्थकों द्वारा कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन गेट नहीं खोला गया। इस दौरान शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई और अंततः विधायक को बिना कार्यक्रम में शामिल हुए ही वापस लौटना पड़ा। विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन को गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अंदर से यहाँ तक कहा गया कि यहाँ भाजपा के लोगों की ज़रूरत नहीं, जिससे उन्होंने बेहद अपमानजनक बताया है। इस मामले को लेकर विधायक ने जिलाधिकारी से शिकायत की है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष से भी शिकायत करने की बात कही है। अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? क्या यहाँ प्रशासन एक लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण? फिलहाल पूरे मामले की जांच और प्रशासन की प्रतिक्रिया इंतजार है। आज मैं सुबह एसडीएम नेसी जी ने हमको सूचित किया था, वहाँ के ईओ ने सूचित किया था। पहले मैं गया था खट्टा मेनी के वहाँ पे शपथ ग्रहण करा, जो हमारे शासन द्वारा नामित सभासद थे 3, उनके लिए करा। उसके बाद हमको तो पुनः आना था यहाँ पे गढ़वारा में, नगर पंचायत जो ऑफिस है गढ़वारा में आना था। तो किन्हीं कारणों पर तो हमारे जो मंडल के अध्यक्ष है, क्योंकि जिले के अध्यक्ष के साथ आना था, तो मंडल अध्यक्ष स्वाभाविक के साथ रहते, तो उनको सूचना नहीं थी। मैं रात में ही जब लखनऊ से निकल रहा था, उनको बता दिया था अपने कि आप जो आइए। तो वो जो है मंडल अध्यक्ष को हमारी सूचना देर में दिया, सुबह 1:30 में दिया। तो सूचना उन्होंने दिया 1:15 पे मंडल अध्यक्ष ने बताया कि हमको सूचना मिली है, हम आ रहे हैं। तो हम भी चले, वहाँ गढ़वारा से निकल के अंतु चले गए। अंतु जब निकल के गए, अंतु कह रहे हैं बाबूगंज निकल गए, तो बाबूगंज से निकल के आया वहाँ से। तो ये भी आ गए, हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी आ गए और दोनों सभासद भी आ गए। तो हम लोग गाड़ी पे बैठ करके गेट पे गए, तो गेट उन्हें अंदर से बंद कर दिया गया और कहा गया कि आप लोग जाइए, कोई जरूरत नहीं है। तो वही बताने के लिए किन लोगों ने कहा कि जरूरत नहीं है? वहाँ पर गेट मैन जो था, वो जैसे हम लोग घुसे, गेट उन्होंने बंद कर दिया। अंदर से कुछ कई लोग वहाँ पर खड़े थे। अंदर तो हमको बाहर से 10 लोग देख रहे थे, लेकिन अंदर बता रहे थे, अभी ये साहब मिले थे कि 50 लोग अंदर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको जरूरत नहीं, आप जाइए, भाजपाइयों को यहाँ कोई जरूरत नहीं। गया आपको? हाँ, वापस कर दिया था। हम भी आमंत्रित करने के बाद, चूंकि डीएम को हमने तुरंत सूचना दिया बाहर निकल के कि इस तरह से हरकत की जा रही है कि मैं गेट पे आया हूँ, गेट बंद कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए, कोई जरूरत नहीं है। तो हमने सूचना दिया, वही हमने कहा समय लिया। अभी शाम को डीएम साहब बताते हैं, नियमानुसार जो कार्रवाई होती है उसको बताया जाता है। तो सभासदों का जो शपथ था हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, शपथ तब नहीं हो सका, क्योंकि जो एक सभासद अंदर रह गए थे, हरीश सोनकर, उन्होंने कहा जब तक हमारे मंडल अध्यक्ष और विधायक नहीं आएंगे शपथ हम नहीं लेंगे। तो निश्चिंत जी कहा जब आएंगे तुमको सूचना दीजिएगा। तो संयोग से वो मैडम चली आई। मैं 15 से 20 मिनट मुख्यमंत्री से भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहाँ पे ये पटल है, जो संवैधानिक दर्जा है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से कहूंगा, जो हमारा विशेषाधिकार है, उसको मैं जहाँ भी जिस मंच पे होगा, शुरुआत हमने जिलाधिकारी महोदय से किया है, इनसे इनके संज्ञान में दे करके बाद में उसको आगे तक कहूंगा। एक प्रतिनिधि जाता है, आप गेट बंद करने का आपको राइट नहीं है, और वो भी आपका ईओ बुलाता है, वहाँ के एसडीएम बुलाती है। इसका क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाहते हैं? अराजकता माननीय महाराज जी के सरकार में अराजकता के माहौल पैदा करना चाहते हैं, गुंडाई करना चाहते हैं। एक चुना हुआ प्रतिनिधि और अपनी ही नगर पंचायत में प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये तो निश्चित में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं हर मंच पे, हर जगह पे ये न्याय संगत इनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो ईओ हो, चाहे वहाँ के जो भी
वो उनके ऊपर कार्रवाई मैं इसकी मांग करूंगा। ईओ के अलावा और भी कोई मतलब पॉलिटिकल लोग भी थे क्या वहाँ? अब पॉलिटिकल लोग जो भी होंगे। भाजपा के कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे? नहीं, भाजपा के तो हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जी थे, तो मंडल अध्यक्ष थे हमारे साथ, बाकी सभासद थे, मंडल के महामंत्री थे, मेरे साथ जो मेरे साथ थे, बाकी अंदर कौन था नहीं देखा हमने। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां जिला कारागार के अंदर एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जेल परिसर के अंदर पेड़ की टहनियों में आग लगी हुई देखी गई। जब आग को बुझाया गया तो उसमें एक बंदी का जला हुआ शव मिला। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बंदियों की गिनती के बाद मृतक की पहचान दीपक उर्फ राहुल के रूप में हुई, जो उन्नाव का रहने वाला था। वह साल 2025 से जेल में निरुद्ध था और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। सूचना मिलते ही एडीएम आदित्य प्रजापति और एएसपी पूर्व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और फिलहाल फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सच्चा जुटाने की लगी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा है, यह आत्महत्या या फिर किसी साजिश का हिस्सा। इस घटना में जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महर्षि ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर देश में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ओबीसी विभाग ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। अनिल जय हिंद का कहना है कि सरकार द्वारा तैयार किए गए जातीय जनगणना के फॉर्म और प्रश्नावली उचित नहीं है। इससे समाज की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाएगी। उन्होंने यह भी मांग की है कि जनगणना में तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए, जिससे ओबीसी वर्ग खासकर महिलाओं को समान अवसर मिल सके। कांग्रेस ओबीसी विभाग का स्पष्ट कहना है कि अगर जातीय जनगणना पारदर्शी और समावेशी नहीं होगी तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक सहमति बन पाती है या नहीं। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण ये पत्रकार वार्ता है वो हमने बुलाई थी एक विशेष उद्देश्य को लेकर के कि महात्मा फूले जिन्होंने सत्य शोधक समाज की शुरुआत की, उनकी 200वीं जयंती 11 अप्रैल 2026 को होने जा रही है और उसको हम बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले वो शख्सियत हैं जिन्होंने आधुनिक युग में जो सामाजिक
न्याय की और समता की जो लड़ाई थी उसको शुरू किया। महात्मा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए समता के द्वार खोले, शिक्षा के द्वार खोले और जो ऊंच नीच जातिगत होती है उसका उन्होंने पर्दाफाश किया, पाखंड का पर्दाफाश किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि महात्मा फूले मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे गुरु हैं। तो ऐसे महान शख्सियत की 200वीं जयंती होने जा रही है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की तरफ से हम लोग उसको लखनऊ के जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्स ऑडिटोरियम है उसमें सेलिब्रेट करेंगे। और इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक नेता इसमें सम्मिलित होंगे। मैं कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं। श्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री रहे और अभी हमारी पार्टी के महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी हैं। इसमें श्री पूनम प्रभाकर जी जो तेलंगाना के परिवहन मंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। श्री अविनाश पांडे जी आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। श्री के राजू जी जो झारखंड के प्रभारी हैं और जो 4 हमारे डिपार्टमेंट हैं, पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उसके भी प्रभारी हैं। श्री कमलेश्वर पटेल जी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। श्री अजय राय जी को आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। हमारे भाई श्री राकेश राठौर जी जो सीतापुर से सांसद हैं। हमारे एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी। हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी। हमारी जो सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में सुश्री आराधना मिश्रा जी। श्री रवि वर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं। हमारे विधायक श्री वीरेंद्र चौधरी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और भी बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मौजूद हैं और उस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। तो महात्मा फूले के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका और ओबीसी, एससी, एसटी जो कहा जाता है और उस समय उनको शूद्र, अतिशूद्र, अछूत बोला जाता था, उनको सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया। आज भी ये जो सामाजिक असमानता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी थोड़ी बहुत मौजूद है। हालांकि बड़ा अच्छा संविधान बन गया और उसके विरुद्ध लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे न्याय योद्धा राहुल जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जो जातीय जनगणना की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जातियों की गिनती करने जा रहे हैं। इस तरह की गिनती का कोई मतलब नहीं है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ पोस्ट को लेकर अब पुलिस सख्त कार्रवाई के मूड में है और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर से जुड़े मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों अवैध मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ और कट्टरपंथी पोस्ट डालकर युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 अन्य आरोपी फिलहाल विदेश में छिपे हुए हैं, जिनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और एडीजी अमिताभ यस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की किसी भी कीमत
पर बख्शा नहीं जाएगा और सोशल मीडिया पर नज़र लगातार रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें आकिब नाम का एक युवक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहा था। इसका वीडियो मैजुल द्वारा अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया था। उक्त संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, मैजुल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में कुल 4 अभियुक्त मैजुल, आकिब, आजाद एवं उवैद मलिक संलिप्त थे। इनमें से मैजुल वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका तथा आकिब एवं आजाद सऊदी अरब में रह रहे हैं। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। अभियुक्त उवैद मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह लगभग 3 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में गुजरात गया था, जहां उसकी मुलाकात जलाल हैदर उर्फ समीर से हुई। समीर के माध्यम से उसकी पहचान मैजुल व आकिब से हुई, जो सऊदी अरब में ड्राइवर का कार्य करते हैं। पूछताछ के आधार पर जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आकिब के संपर्क में लाकर उसे फॉलो करने तथा उसके विचारों का प्रचार प्रसार करने में संलिप्त थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आकिब इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से कट्टरपंथी एवं भड़काऊ विचार प्रसारित करता था तथा युवकों को हिंसात्मक गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी आदि के लिए उकसाता था। विरोध करने वालों को धमकाने एवं अपने नेटवर्क को बढ़ाने का भी कार्य करता था। आकिब द्वारा लाइव प्रसारण के दौरान AK-47 व ग्रेनेड का प्रदर्शन कर युवाओं को प्रभावित करने तथा भारत में एक संगठित नेटवर्क तैयार करने, युवकों की भर्ती कर उन्हें भविष्य में बड़े आपराधिक तथा देश विरोधी कृत्य करने हेतु प्रेरित करने के भी प्रयास सामने आए हैं। जांच में यह भी पाया गया कि मेरठ में आकिब से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद आजाद द्वारा उवैद मलिक को पुलिस से बचने हेतु नेपाल भागने की सलाह दी गई थी, जिसकी पुष्टि करने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी नई दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। शिव प्रताप शुक्ला ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के आरक्षण पर लंबे समय से चर्चा तो होती रही, लेकिन इसे लागू करने का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिव प्रताप शुक्ला के मुताबिक इस विधेयक के लागू होने से महिलाओं को उचित सम्मान मिलेगा और राजनीति में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आकर नेतृत्व की भूमिका निभाएगी और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है और यह मुद्दा आने वाले समय में और भी गरमाने की संभावना है। देखिए, एक अच्छी बात हो रही है। महिलाओं के आरक्षण पर सभी लोग बात तो करते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं कोई जुटा पा रहा था। मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि वह जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन जो ये किया, तो महिलाओं को उचित सम्मान मिलेगा और पार्लियामेंट में अगर सीटें बढ़ेंगी तो अच्छा सम्मान मिल जाएगा महिलाओं को। जितनी स्थिति में था सभी लोग, हर पार्टियां जितना महिलाओं को मिलना चाहिए सीटें नहीं दे पाते थे। अब इससे ये हो जाएगा कि कम से कम अच्छी संख्या में महिलाएं आ जाएंगी। आज बड़ी अच्छी स्थिति है। मैं ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वो और उनकी पत्नी
सावित्रीबाई फुले, इन दोनों लोगों ने नारी शिक्षा के लिए उस समय कितना प्रयत्न किया था। और मैं समझू कि प्रथम अध्यापिका के रूप में ज्योतिबा फुले जी की पत्नी रही हैं, उन्होंने किया। तो उन लोगों का जो किया था, आज उसको अगर प्रधानमंत्री लेकर के चल रहे हैं और महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और जितना भी अधिक से अधिक हो सके महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इससे महिलाओं को एम्पावरमेंट करने में संसद में, चाहे विधानसभा में, और महिला लोग समाज सेवा में, राजनीति में आगे आएंगी? इससे महिलाएं पहले भी राजनीति में रही हैं, आगे बढ़कर के काम करती रही हैं। और कहाँ ये देखिए, सरोजनी नायडू इत्यादि को देखिए, उस समय सुचित्रा कृपलानी हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बाद में मिसेस गांधी प्रधानमंत्री रही। तो महिलाएं पहले भी ये आगे बढ़कर के कार्य करते रही हैं। और स्वतंत्रता के समय में तो महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य किया। तो करेंगे कि नहीं, ये इस पर ये नहीं बहस है, वो करेगी ही। उनको स्थान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री अगर दे रहे हैं तो आगे बढ़कर के वो समाज की सेवा के लिए कार्य करेंगी। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा जो तत्कालिक फायदा महिलाओं को होगा कि 33% उनको महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, जिसमें कि 33% सांसद तो महिलाएं निश्चित रूप से होंगी ही होंगी। नहीं, वो तो है, वो तो वही बात मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को सम्मान जो देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वह एक बहुत बड़ी बात है। और संसद को इस पर गंभीरता के साथ विचार कर करके इस उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यमुना नदी में हुए नाव हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में अभी भी 5 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हादसे में जो भी कमी या लापरवाही सामने आएगी उसे दूर किया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिलाधिकारी के मुताबिक घटना की जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था और नियमों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, आपने स्वयं भी देखा होगा, कल से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कल लगभग 2 बजे के आसपास रात में जो बोट डूबी थी उसको हम लोगों ने निकाल लिया है। आज सुबह 5 बजे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 लोगों के जो अभी भी मिसिंग होने की सूचना है उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के लोग, लोकल गोताखोर सब लगे हुए हैं और मुझे पूरा प्रयास है कि वो मतलब भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है और मुझे कि वो 5 लोग सकुशल होंगे। देखिए, ड्रेजिंग का काम यहाँ के जनमानस के उस पे मांग पे किया जा रहा था और आप देख भी रहे होंगे ड्रेजिंग करने से काफ़ी सहूलियतें भी बढ़ी हैं। अब कल जो दुर्घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या क्या रीजन्स रहे हैं वो बाद में पता चलेगा, बट पहले ज़रूरी था कि तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, जिसमें काफ़ी लोगों ने मेहनत करके काफ़ी सफलता भी पाई, बट कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और आप निश्चित मानिए कि जो SOP है कि नाव कैसे चले, उसके सुरक्षा के क्या क्या उपाय हों, साइनेजेज लगे हों, वो सारी चीज़ें लगे भी हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगे हैं। बट चूँकि कल दुर्घटना घटी है तो अब उसके और बेहतर उसके व्यापक इंतजाम किए जाएं, ये हम सुनिश्चित करें। सर, एक और सवाल, गहरा पानी है या इस तरह के साइनेज लगाने चाहिए थे, वो भी नहीं मिल रहा। अब देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने फिर कहा कि साइनेजेज लगे हुए हैं,
और इस समय लियन पीरियड यमुना जी में चल रहा है, जहाँ जबकि सबसे कम पानी होता है। अब कल दुर्घटना घटी है और ये हम सबको झकझोरने वाली है, हमारी आंख खोलने वाली है। और निश्चित मानिए कि जो भी अब कमी ही हम बोलेंगे, जो भी कमी रही है उसको दूर करेंगे और कोई जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी भी निर्धारित करेंगे। किसी तरह की कोई जांच समिति गठित? हाँ, जांच कराएंगे और उसकी एडीएम फाइनेंस साहब उसकी जांच कल ही बता दी गई है और कल तक वो रिपोर्ट दे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।